हेलो गाइस, आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में यहाँ पर शब्द से ही लग रहा है कि मैं मतलब एक तरीके से हम कंसीडर वैल्यू कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक वे इतनी वैल्यू हो सकती हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, और वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जितना एक्सपेक्ट करें, मतलब 90% सही हो, फिर 100% हो, यानी एक्सपेक्टेशन में एक ये हो जाता है ना कि हमने 100% की तरफ यानी एग्जैक्टली रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हालांकि वो 100% होता नहीं है, क्योंकि ये हम शुरू से ही जानते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो हमें वेव फंक्शन के फॉर्म में जो फंक्शन मिल रहा है वो एक ये बताता है कि इससे इस रेंज के बीच में वेव फॉर्म में यानी वेव पैकेट के फॉर्म में पार्टिकल कहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता है। यानी ये हम कह सकते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी होल्ड करें और उसके बेस पर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को सबसे पहले हम मैथमेटिक के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। एक मैथमेटिक कैलकुलेशन ले लेते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन से फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो मैथमेटिक कैलकुलेशन में हम जैसे मान लें कि एग्जाम्पल के रूप में कि हमारे पास कुछ बॉक्स हैं, मान लो एक बॉक्स ये है, ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स यहां रखा हुआ है, एक बॉक्स ये रखा हुआ है, एक बॉक्स ये रखा हुआ है। इस तरीके से ये 4 बॉक्स हैं। अच्छा, यहाँ एक्सपेक्टेशन का मीन्स ये है कि पार्टिकल जो है, क्वांटम पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, पार्टिकल नहीं क्वांटम पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। क्लासिकल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूटोनियन लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूटोनियन लॉ में तो हमें पता ही होता है कि पार्टिकल एक अगर उसकी हमें पोजीशन पता हो तो हम उसका फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पास्ट का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम पार्टिकल में ऐसे हमारे पास कोई भी अभी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके चलते हैं। तो किस तरीके से एक्सपेक्टेशन वैल्यू करते हैं उस पर आते हैं। ये 4 बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लीजिए 2 पार्टिकल है, इसमें 4 पार्टिकल है, इसमें 3 पार्टिकल है और इसमें जो है 1 पार्टिकल है। और ये पार्टिकल जो है इस बॉक्स में है और यहाँ से ओरिजिन से 1 मीटर पे, ये 1 मीटर पे रखा हुआ है, ये पोजीशन 2 मीटर की है इसकी, और ये 3 मीटर पे और ये 4 मीटर पे ये रखे हुए हैं। क्लियर है ना। अब अगर हम इनकी एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू यानी पोजीशन के साथ निकालना चाहें तो पोजीशन के साथ कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 4 3 इंटू 3 और 4 इंटू 1, ठीक है ना। इस तरीके से कर लिया। टोटल पार्टिकल कितने हैं, टोटल पार्टिकल यहाँ कर लिए 2 4 3 1 यानी 10 है। ये हमारा मैथमेटिक कैलकुलेशन था। मैक्स बॉर्न के स्टैटिस्टिकल मेथड में भी यही चीज बताई गई, लेकिन उन्होंने प्रोबेबिलिटी का यूज किया। अब देखिए इस एवरेज वैल्यू को हम किस तरीके से पोजीशन के साथ प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम ये कहें कि टोटल हमारे पास कितने 4 बॉक्स हैं, इन 4 बॉक्स में कितनी बॉल है, 2 4 3 1 यानी पार्टिकल कितने हैं यहाँ पर 2 4 यानी टोटल 10 पार्टिकल है। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट बॉक्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट पार्टिकल में, तो फर्स्ट पार्टिकल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/10। सेकंड बॉक्स में कितनी होगी पार्टिकल की 4/10 और थर्ड बॉक्स में कितनी होगी प्रोबेबिलिटी
3/10 और इसके बाद फोर्थ बॉक्स में हो जाएगी 1/10। ये प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की। यानी पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या है? फर्स्ट बॉक्स में 2/10 है, इसमें 4/10 है, इसमें 3/10 है और इसमें 1/10 है। ये हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब हम यहाँ पर निकालते हैं एक नया एवरेज निकालते हैं जिसका नाम हम देते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेज एवरेज में क्या जाएगा? वेटेज एवरेज। अब इस केस में एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है? 2/10 है। इस पार्टिकल के यहाँ पर 4/10 है, यहाँ पर कितनी है? 3/10 है और इसमें कितनी है? 1/10 है। तो पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे 1 × 2/10, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या आ जाएगा? 2 × 4/10। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा? 3/10। इसके बाद यह है क्या? थर्ड बॉक्स 3/, और इस वाले में कितना हो जाएगा? 1/10 × 4। और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10 प्लस 1/10। यह ऐसे लिख लिया। अब इसी को हम क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं। इसी को अब हम किस में? क्वांटम फिजिक्स में यूज करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में, इस तरीके एक्स की पोजीशन के लिए। एक्स की पोजीशन के लिए मान लीजिए हमें पोजीशन डिफाइन करनी है, पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है ये। तो आप देखिए मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी इनटू पोजीशन है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P1x1। दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं? P2x2। तीसरे वाले में क्या लिख सकते हैं? P3x3। चौथे वाले पार्टिकल के चौथे वाले बॉक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? P4x4। और नीचे क्या लिखेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये निकला। अब जरा देखिए इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें। समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आई कितने हमने 4 आई 1 से स्टार्ट किया और ये कितना है? 4 तक है। और यहाँ पर क्या जाएगा? PIXI। हमने 4 बॉक्स की स्टडी कर रहे हैं, 4 बॉक्स की स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या जाएगा? समेशन I1 4 PI। ये ऐसे लिख दिया। क्लियर है। अब हम इसको क्वांटम के फॉर्म में लिखेंगे। क्वांटम फॉर्म में कैसे? एक पार्टिकल है और वो डिफरेंट पोजीशन पर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, हम सिंगल पार्टिकल की स्टडी करना चाह रहे हैं। तो मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग ये P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग क्या है फिजिकल इंटरप्रिटेशन में? P इक्वल टू, वहां पर उन्होंने क्या लिखा? PR इक्वल टू साई R साई स्टार R। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी वॉल्यूम में अगर कंसीडर कर लें तो ये क्या जाएगा? साई R स्टार। इस तरीके से लिख सकते हैं डी टाउ, यानी ये किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है। और ये डी टाउ बराबर क्या है? डी टाउ है ये dx dy और dz के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। ये समेशन है हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लिए। क्लासिकल फिजिक्स नहीं बल्कि हम ये कहेंगे मैकेनिक्स के लिए, न्यूटोनियन लॉ के लिए, जहां पर हमें पार्टिकल एग्जैक्ट पोजीशन में मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि कहीं पर भी हो सकता है, और कहीं की कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे? यहां पर इंटीग्रेशन। समेशन की जगह हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन इंटायर वॉल्यूम के लिए, कहीं पर भी इंटायर स्पेस ले सकते हैं, यानी होल स्पेस के लिए। तो अब यहां पर देखिए क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू x के लिए ये,
और ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन और -∞ टू +∞, और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p की जगह हम ये वैल्यू भर सकते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये साई r स्टार आ जाएगा, और ये x, देखिए ये x लिखा है ना, ये x भी लिख दिया, d टाउ कर दिया, और इसी तरीके से यहाँ पर -∞ से +∞, साई स्टार आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये बीटा हो जाए। अब अगर पार्टिकल 100% पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है तो उस जगह पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो अब वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी फ्रेंड, x एक्सपेक्टेशन x इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, साई स्टार x, यहाँ r लिख दीजिए, और ये जो x लिखा हुआ यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए, और ये साई r, ये d टाउ। तो ये वैल्यू हमने इस फॉर्म में निकाल ली, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ इसके डेफिनेशन क्या लिखनी, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी is mathematics expectation for the result of सिंगल मेजरमेंट, यानी कि हमारे पास डायनेमिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये इस तरीके से, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिकल, ठीक है ना। इस कंडीशन के तो द वेटेड एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ आर। The expectation value of fr depending on position coordinate we can write as, अब अगर हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो fr फंक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जिस रेंज की स्टडी करनी है उसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, साई स्टार r फंक्शन r साई r d टाउ, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर कर दिया, क्लियर है। ये देख रहे हैं, वो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्वांटम फिजिक्स में किस तरीके से, जो हम यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स में या हम बात करें मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू निकालते हैं या मैथ में एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से क्वांटम में एक्सपेक्टेशन वैल्यू के हेल्प से एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम डिफाइन करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स आपको इसमें लिख के दिखाते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कुछ एग्जांपल्स हम दिखा रहे हैं इसके। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, अब हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, यानी आर की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आर ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पर अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ये लिखा एफ आर, ये आर लिख दिया, इंटीग्रेशन साई स्टार और ये आर और साई डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको 1 डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, मान लीजिए एक्स वाई जेड के अलोंग लिखना है, यानी 1 डायमेंशन फॉर 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के केस में क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन के लिए अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लिए देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये एक्स लिख देंगे, ये कर देंगे इंटीग्रेशन, ये आएगा साई स्टार, यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये साई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम वाई एक्सिस के लिए सिमिलरली वाई एंड जेड एक्सेस के अलावा, तो इसी तरीके से ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसका, यहाँ वाई आ जाएगा,
ये साई हो जाएगा डी वाई। और इसी तरीके से हम जेड के लिए भी लिख सकते हैं, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पर जेड यूज करेंगे ये, और साई डी जेड। तो ये हो गया पोजीशन के लिए, और ये हो गया उनके कोऑर्डिनेट ओनली वन डायमेंशन, चाहे हम एक्स एक्सेस के अलाउंग करें, चाहे वाई एक्सेस, चाहे जेड एक्सेस के अलाउंग, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम मोमेंटम और एनर्जी का भी लिखते हैं। तो मोमेंटम और एनर्जी जो हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, इसको देखिए हम किस तरीके से उसमें नोट कर सकते हैं ऑपरेटर के फॉर्म में। तो कैसे हम ऑपरेट करेंगे ये देखिए, है ना। तो ये आपने उतार लिया, इसमें देखिए नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम के लिए लिखना हमें, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन मोमेंटम वैल्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा साई स्टार, और इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस, ये ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस आई एच लाइन, और ये क्या हो जाएगा डेल, ये डेल आ जाएगा, और ये साई डी टाउ हो जाएगा। ये तो हमने लिखा ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है ना। आप देखिए इसको अगर हमें एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस के अलाउंग लिखना है, मान लीजिए एक्स एक्सेस के अलाउंग लिखना है, तो एक्स एक्सेस के अलाउंग एक्स एक्सेस, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यानी वन डायमेंशन के लिए पी एक्स, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस एच आई लाइन, माइनस आई एच लाइन, यानी आई क्या आयोटा है, ये ध्यान रखिएगा, आई क्या आयोटा एच लाइन, और यहाँ पर डेल की जगह क्या आ जाएगा करली बाई करली एक्स, और फिर ये आ जाएगा साई, ये इसको ऑपरेट करेगा, ये इसको ऑपरेट करेगा डी टाउ, यानी कि ये इस तरीके से हम लिख देते हैं। अगर इसी तरीके से आपको y के लिए लिखना हो, तो y के लिए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साई स्टार, यहाँ पर माइनस आई, यानी माइनस आयोटा एच लाइन करली बाई एक्स, और ये हो जाएगा साई डी टाउ। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक्स एक्सेस कहलाओगे ना, तो यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये डी एक्स हो जाएगा डी वाई। इसी तरीके से अगर आप जेड के अलाउंग करते हो तो ये जेड के लिए है। अब इसी तरीके से हम एनर्जी के लिए निकालते हैं। अब एनर्जी के लिए तो देखिए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू, और इसका ऑपरेटर होता माइनस आई एच लाइन और करली बाई करली टी, करली बाई करली टी। तो एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, एनर्जी का टोटल एनर्जी का ऑपरेटर जो होता है आई आयोटा एच लाइन करली बाई टी, ये हो गया। अब इसको कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे साई स्टार लिखेंगे, यानी ये वेव फंक्शन है किस, ये इसका कंजुगेट है, ये जो ये साई लिखा है इसका कंजुगेट है ये, और इसको हम ऐसे लिखेंगे आई आयोटा एच लाइन करली बाई करली टी, और ये वाला जो फंक्शन यहाँ ऐसे लिखा है ये और डी टाउ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफरेंट क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी की निकाली गई है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हमने पोजीशन, इसी तरीके से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू।